हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी का यूरोप, राजतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी विचारधारा में संघर्ष। यूरोप इन द 19th century, conflict of monarchical and nationalist ideas। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप था उसमें दो तरह की विचारधारा थी, राजतांत्रिक विचारधारा और राष्ट्रवाद विचारधारा के लोग थे। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुए उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीयता वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक अवस्था अथवा मानसिक प्रवृत्ति है। हेज एक इतिहासकार थे। उनके अनुसार राष्ट्रीयता मूलतः सांस्कृतिक है। राजनीतिक क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान जीवन के अनुसार राष्ट्रीयता एक मानसिक स्थिति है और अनुभूति, विचारधारा तथा जीवन के एक ऐसी प्रणाली है जो ऐतिहासिक विकास के कारण उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार J.H. रोज के शब्दों में राष्ट्रीयता दिलों की एक ऐसी एकता है जो एक बार बनकर कभी नहीं टूटती। राष्ट्रीयता के प्रबल प्रचारक और इटली के एकीकरण के कर्णधार मैज़नी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि हमारा देश अपना घर है जो हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। उसमें ऐसे अनेकों परिवार हैं जिसके साथ हम अधिक तत्परता से सहानुभूति रखते हैं, जिन्हें हम औरों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से समझ सकते हैं तथा जिनके साथ हम एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं और एक सी प्रकृति के कारण विशेष कोटि के कार्य को भी करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ये था राष्ट्रीयता के बारे में जो इतिहासकार हेज ने, J.H. रोज ने, मैज़नी ने अपने शब्दों में बताया है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि उन हेज के शब्दों में बताए, J.H. रोज के शब्दों में या मैज़नी के शब्दों में राष्ट्रीयता के विस्तृत करें तो तुम उसे एग्जैक्टली जैसे दिया है वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। राष्ट्रवाद की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीय स्वाभिमान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा से लिया जाता है। यह एक तत्व नहीं है अपितु तत्वों का सम्मिश्रण है। प्रोफेसर हेज ने राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए लिखा था, राष्ट्रीयता राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय देशभक्ति का एक अद्भुत समन्वय है। इसे एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी कहा जा सकता है जो एक जाति अथवा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना सिखलाती है तथा किसी विदेशी अथवा ब्रह्म आक्रमण के विरुद्ध अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नागरिकों का आह्वान करती है। राष्ट्रवाद की भावनाओं को और राष्ट्रवाद केवल प्रेम की विकास नहीं करता। राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक कल्पना ही नहीं है। राष्ट्रवाद से हम ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद केवल एक पूरी राजनीतिक कल्पना नहीं है, यद्यपि राजनीतिक आकांक्षाएं इसको विकसित करती है और सांस्कृतिक तथा आर्थिक वासनाएं इसका पोषण करती है। राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय समुदाय की पूजा करता है और उसी की प्रशंसा में वह उसके गुणों के सामने अन्य सबको तुच्छ एवं महत्वहीन मानता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली कि प्रोफेसर हेज के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर हेज के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है।
राष्ट्रीयता राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्र देशभक्ति का एक अद्भुत समन्वय है। इसे एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी कहा जा सकता है जो एक जाति अथवा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना सिखलाती है तथा किसी विदेशी अथवा ब्रह्म आक्रमण के विरुद्ध अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नागरिकों को आह्वान करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी, मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट था, राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी। तो हम इसे छोटा करके लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीय स्वाभिमान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा से लिया जाता है। यह एक तत्व नहीं है अपितु तत्वों का सम्मिश्रण है। और जो हमने लिखा है राष्ट्रवाद की परिभाषा हेज के अनुसार, इसको भी लिखेंगे इसमें आंसर में, और इसके बाद 2 लाइन इसमें और ऐड की जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय राज तथा राष्ट्रीय देशभक्ति का एक अद्भुत सामान्य था प्रोफेसर हेज के अनुसार, और इसे एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी कहा जा सकता है जो एक जाति अथवा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना सिखलाती है तथा किसी विदेशी अथवा ब्रह्म आक्रमण के विरुद्ध अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नागरिकों का आह्वान करती है। ठीक है, ये केवल एक कोरी राजनीतिक कल्पना नहीं है, यद्यपि राजनीतिक आकांक्षाओं इसको विकसित करती है और सांस्कृतिक तथा आर्थिक वासनाएं इसका पोषण करती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। राष्ट्र राज की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। मतलब जब छोटे छोटे राज्य जब बन गए तो वहाँ पे राष्ट्र राज की जो अवधारणा हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी नीति और कार्यों के परिणाम स्वरूप अनायास की जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। वो कैसे हुआ? नेपोलियन जो था वो जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया उसने, लेकिन उसके इस प्रयासों ने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और उसने जो प्रयास किया कि जर्मनी को नष्ट करने का, इस कार्य से क्या हुआ, इसके इस प्रयास से जर्मनी के एकीकरण ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। जर्मनी छोटे बड़े 200 राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन ने एक संघ बनाया। क्या किया उसने? एक संघ बनाया जिसमें 39 राज्यों का संगठन बनाया। लेकिन इस संगठन बनाने से क्या हुआ? नेपोलियन जब ये संगठन बनाया तो वहाँ के लोगों में एक एकता की भावना उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम यह निकला कि उन राज्यों में स्वतंत्रता की भावना का उद्भव और विकास हुआ। स्वतंत्रता की भावना उनमें और भी विकास हुई। इस प्रकार अनजाने में ही नेपोलियन ने क्या किया? उसने जर्मनी की राष्ट्रीय चेतना को ललकार दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, जर्मनी के समान इटली भी छोटी बड़ी अनेक रियासतों में विभक्त थी। जैसे जर्मनी बहुत सारे छोटी बड़ी रियासतों में बटी हुई थी, वैसे इटली में भी बहुत छोटे बड़े रियासत थे। और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर इटली के देशभक्त भी राष्ट्र राज की स्थापना का स्वप्न देखने लगे। एक इतिहास केटल बी ने लिखा है कि 1815 ईस्वी से 1850 के बीच में इटली में क्या था? इटली में फूट, विदेशी अध्यक्ष और विफल संघर्ष था। लेकिन
जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली पर आक्रमण करने के बाद लगातार आक्रमण करते रहे तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो निवासी थे उनमें एक राष्ट्रीय एकता हुई, और वो उनके अंदर वो भावना आई कि, और वो स्वप्न देखने लगे, किस चीज़ का, राष्ट्रीय एकता का स्वप्न देखने लगे। और 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। वियना क्या था? वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन का निर्णय लिया इटली ने, जिसमें क्या हुआ, छोटे बड़े राज्य जो थे वो विभक्त कर दिए थे। वियना की राजनीतिक इटली को विभाजित करके उसके राजनीतिक अस्तित्व को मृतप्राय कर देना चाहते थे। ऐसे सोचने स्थिति में इटली के 4 देशभक्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने जर्मनी के समान इटली की राष्ट्रीय एकीकरण की महायज्ञ की पूर्णाहुति की। मतलब वहाँ पे जो इटली में 4 देशभक्त, जिन्होंने बहुत ही बड़ी महत्व, तो हमने ये देखा कि वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहाँ पे 1815 में सम्मेलन के निर्णय ने इटली को छोटे बड़े राज्यों में विभक्त कर दिया, और वियना की राजनीतिक इटली को विभाजित करके उसके राजनीतिक अस्तित्व को मृतप्राय कर देना चाहते थे। अब यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1815 में इटली के 4 भक्त हुए, जिनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो 4 देशभक्त कौन थे? गॉरिबाल्डी, मैज़नी, विक्टर इमानुएल और कावूर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1815 में इटली के 4 देशभक्त का नाम बताएं। तो ये तुम लिख लोगे कि 1815 में जो इटली के 4 देशभक्त थे उनके नाम इस प्रकार थे: गॉरिबाल्डी, मैज़नी, विक्टर इमानुएल और कावूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी विचारधारा में संघर्ष। हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, राजतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी विचारधाराओं में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोनार्किकल एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़। तो 2 आइडियाज़ थे, 2 विचारधाराएं थे, मैंने बताया, एक राजतांत्रिक, एक राष्ट्रवादी। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का काल प्रतिक्रिया का युग था। तो इस युग को 1815 में, जब नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का काल प्रतिक्रिया का युग था। इस काल में मेटरनिक युद्ध भी कहा गया है। तो मेटरनिक युग कौन सा हुआ? मेटरनिक युग हुआ 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का जो काल था उसे मेटरनिक युग भी कहा जाता है। मेटरनिक प्रतिक्रिया का प्रतीक था, और 1815 ईस्वी के बाद यूरोप में प्रतिक्रियावाद व्यवस्था की स्थापना तथा संचालन का श्रेय उसी को था। तो मेटरनिक किस चीज़ का प्रतीक था? मेटरनिक प्रतिक्रिया का प्रतीक था। ठीक है, और 1815 में वह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, और उसने ऑस्ट्रिया को एक प्रतिक्रियावादी राज्य का आदर्श रूप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? मेटरनिक किसका प्रतीक था? मेटरनिक युग क्या हुआ? 1815 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी को मेटरनिक युग भी कहा जाता है। और मेटरनिक
प्रतिक्रिया का प्रतीक था। ठीक है। और ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन था? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक था। ठीक है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे इस काल की विशेषता है कि यूरोप के सभी देशों में, इस काल की ये विशेषता है, मतलब 1815 से 1848 की जो काल था, उस काल की ये विशेषता है कि यूरोप के सभी देशों में उदारवादी और रूढ़िवादी दो वर्ग में राष्ट्र का विभाजन हो गया था। कौन से दो वर्ग थे? उदारवादी और रूढ़िवादी। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन से दो वर्ग थे जिसमें यूरोप में दो वर्गों में राष्ट्र का विभाजन हो गया था। तो ये दो वर्ग जो थे वो थे उदारवादी और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। रूढ़िवादी वर्ग क्रांति के सभी प्रभावों को नष्ट करके राज्य में क्रांति पूर्व की व्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहता था। इस वर्ग में कौन कौन है? रूढ़िवादी वर्ग में राजा, सामंत वर्ग, पादरी वर्ग था, जो मध्ययुगीन परंपराओं तथा विशेष अधिकारों को फिर से स्थापित करना चाहते थे, ये सुरक्षित रखना चाहते थे। तो ये रूढ़िवादी जो वर्ग थे, राजा, सामंत वर्ग, पादरी वर्ग, और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो मध्ययुगीन परंपराएं थी और विशेष अधिकार जो थे वो स्थापित रहे और वो सुरक्षित रहे। ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या था? दूसरा वर्ग उदारवादियों का था, जो हम तो अभी रूढ़िवादी वर्ग पढ़ा, और दूसरा वर्ग जो था वो उदारवादियों का था, जो सामंतों तथा पादरियों का विरोधी था और संविधान, स्वतंत्रता तथा समानता का समर्थक था। तो उन जो उदारवादी वाले थे लोग, वो क्या चाहते थे? वो संविधान, स्वतंत्रता और समानता का समर्थक था वो लोग। वे लोग इसमें जो लोग थे, इस वर्ग में जो थे वो विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा अन्य बुद्धिजीवी थे, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था। इस वर्ग में कृषक तथा श्रमिक लोग भी थे जो सुधार चाहते थे। क्या चाहते थे? वो सुधार चाहते थे। कौन से वर्ग? उदारवादी वर्ग। वो क्या चाहते थे? वो सुधार चाहते थे और प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरोध थे। इन्हीं दोनों वर्गों के संघर्ष के कारण 1830 और 1848 की क्रांतियाँ भी हुई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो 1830 ईस्वी में जो संघर्ष हुए और 1848 में जो क्रांतियाँ हुई, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन यह भी सत्य है कि 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राजाओं तथा जनता में क्रांति विरोधी भावनाएं थी। क्रांति के विरुद्ध इस प्रकार की विरोधी भावनाओं के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण नेपोलियन के निरंतर युद्ध थे। तो क्या हुआ? क्या कारण था जो वहाँ पे विरोधी भावनाओं का उत्पन्न हुआ? उसका कारण एक ही था, वो था कि नेपोलियन के निरंतर युद्ध। इन युद्धों में क्या हुआ? इन युद्धों में लाखों लोग मारे जा चुके थे और यूरोप में अकाल, भुखमरी, निर्धनता आदि फैली हुई थी, जो उसके युद्धों की देन थी। उसके युद्धों की वजह से यूरोप में अकाल, भुखमरी, निर्धनता आदि फैली हुई थी, जो उसके युद्धों की ही देन थी। नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में धार्मिक पुनरुत्थान भी हुआ। वो कैसे हुआ? जिस प्रकार पोप के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, इससे यूरोप के जो कैथलिक जनता थी वो बहुत पीड़ित हुई। इस वजह से उनकी भी क्रांति, इससे भी जनसाधारण में क्रांति विरोधी भावनाएं फैली।
अतः नेपोलियन के पतन के तत्काल बाद यूरोप के राज्यों में रूढ़िवाद शक्तिशाली हो गया। ठीक है ना। और ये भी कहा गया है, मेटरनिक ने एक बार ये कहा, उसका कहना भी ये उचित था कि यूरोप के लोग जो चाहते थे वो क्या चाहते थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे, ना कि वो स्वतंत्रता नहीं चाहते थे बल्कि वो शांति चाहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदारवादी और रूढ़िवाद के बारे में वर्णन करें, उस दो वर्गों में कौन कौन थे उनके बारे में लिखें। और एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रांति जो वहाँ पे क्रांति हुई, नेपोलियन के निरंतर युद्ध एक जो थी, जो प्रमुख कारण थी, वो नेपोलियन के निरंतर युद्ध ही एक प्रमुख कारण थी जिसकी वजह से लोगों में विरोधी भावनाओं की उत्पन्न हुई। क्रांति के विरुद्ध लोगों में विरोधी भावनाओं की उत्पन्न हुई। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस या सम्मेलन, वियना कांग्रेस सेटलमेंट। वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं, या वियना सम्मेलन कब हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध, बैटल ऑफ वाटरलू में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने क्रांति के पुत्र, हु इज़ द सन ऑफ द रिवॉल्यूशन, यस, नेपोलियन, जो क्रांति के पुत्र थे नेपोलियन को पराजित कर उसे सेंट हेलेना के निर्जन टापू पर भेज दिया। नेपोलियन के पतन के साथ ही फ्रांस में क्रांति के युग का भी समाप्ति हो गई। नेपोलियन ने अपने विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन कर दिए थे उनका पूर्ण निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिक एकत्र हुए। इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहा जाता है। तो वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब नेपोलियन के पतन हुआ और उसने जो यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए थे उसको पूर्ण निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिक एकत्र हुए। इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहा जाता है। इस सम्मेलन के लिए वियना को चुनने का कारण क्या था, वियना को ही क्यों चुना गया, है ना। ये सम्मेलन तो कहीं और भी हो सकता था, लेकिन वियना को चुनने का कारण यह था कि ये महाद्वीप के मध्य में था। इसके अतिरिक्त ये नेपोलियन के युद्धों का केंद्र रहा था तथा नेपोलियन की पराजय में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कौन थे, मेटरनिक का प्रमुख हाथ था। फर्गसन ने तथा ब्रून ने कांग्रेस का स्थान वियना चुनने के लिए एक अन्य कारण भी बताया है। हमने तो दो कारण देखे, एक और अन्य कारण क्या था। उन्होंने लिखा है कि प्रतिक्रियावादियों के सम्मेलन के लिए यूरोप के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी राष्ट्र ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को सम्मेलन स्थल बनाना स्वाभाविक एवं उचित ही था। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन के पराजय में किस प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ था। नेपोलियन के पराजय में मेटरनिक का बहुत बड़ा हाथ था। वियना कांग्रेस में भाग लेने, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कौन थे, मेटरनिक थे। और ये वियना कांग्रेस कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, है ना, वियना को ही क्यों चुना गया, तो ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है वियना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि, मतलब जो उसमें प्रमुख प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वियना कांग्रेस, उसमें जो पार्टिसिपेट किए, जो लोग उसमें हिस्सा लिए, उनके बारे में हम जानेंगे कि वियना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन थे। वियना कांग्रेस कब हुआ था, सितंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। लेकिन ये कब हुआ,
अतः कुछ समय के लिए कांग्रेस की स्थापित करना पड़ा। यह कांग्रेस पूर्ण नवंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुई तथा नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध में परास्त होने से इस कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अंतिम निर्णय पर हस्ताक्षर किया। वियना कांग्रेस में कुल 90 बड़े महाराजा तथा 63 राजा या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो कितने थे? कुल 90 बड़े महाराजा और 63 राजा या अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा 4 महाशक्तियों का विशेष स्थान था। वो थे इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया व प्रूशिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख देश और उनके प्रतिनिधि का नाम बताएं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख देश थे ऑस्ट्रिया, रूस, प्रूशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। और उसके प्रतिनिधि कौन थे? ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मेटरनिक था। रूस का प्रतिनिधि ज़ार अलेक्जेंडर था। प्रूशिया का प्रतिनिधि राष्ट्रवादी हॉडनबर्ग था। इंग्लैंड का प्रतिनिधि विशेष मंत्री कैंसलर था और कैस्टलरेग था। और फ्रांस की प्रतिनिधि टेलरैंड था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि वियना कांग्रेस के प्रमुख समस्याएं क्या थी। वियना कांग्रेस तो 1815 में हुआ और उसमें क्या समस्याएं थी। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं क्या थी। वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार थी। शांति की, पहला नंबर शांति की स्थापना। नेक्स्ट, पराजित प्रजाओं को दंडित करना। यूरोप का पुनर्निर्माण करना। फ्रांस की शक्ति पर अंकुश लगाना। चर्च की समस्या, क्रांति की समस्या तथा विजित प्रदेशों का बंटवारा इत्यादि। ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वियना सम्मेलन का मूल्यांकन करें। तो वियना सम्मेलन का मूल्यांकन करें, आप इसमें लिख सकते हो कि वियना सम्मेलन के निर्णयों को यूरोपीय इतिहास में विशेष स्थान है। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए व्यवहारिक व्यवस्था करना था। और प्रोफेसर फीफी के अनुसार वियना समझौता के नियम 2 युगों को सीमा बनाने के कारण इतिहास में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इस कांग्रेस के द्वारा क्रांतियों एवं युद्धों के युग की समाप्ति हुई तथा प्रतिक्रियावादी एवं परंपरावादी शासन की यूरोपीय राष्ट्रों में स्थापना हुई। ठीक है। आज हमने ये फर्स्ट यूनिट पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, जैसे कि प्रोफेसर हेज के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखे और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी। 1815 ईस्वी में इटली का 4 देशभक्त का नाम बताएं। मेटरनिक किसका प्रतीक था। 1815 में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। 1815 ईस्वी में से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग क्यों कहा गया है। नेपोलियन के पराजय में किस प्रधानमंत्री का हाथ था। वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख देश और उसके प्रतिनिधि का नाम लिखें। वियना कांग्रेस के प्रमुख समस्याएं क्या थी। वियना सम्मेलन का मूल्यांकन करें। ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तुम अपने कॉपी में इन सब क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे। ठीक है। और उसे याद करोगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे मेटरनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।